Hello, am I audible, visible? Type in a yes if I'm audible and visible. Yes? Okay. Let me make the adjustment first and then we will start. Perfect. Okay, so also share the screen. Okay. 1 second. Right. Hmm. Right. Okay, so everything set. Okay, perfect. Chalo. Good evening, everyone. Audible, visible clearly? Good, good. So, what is our agenda today? पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा एजेंडा होगा कि अभी जो जो भी आने वाले क्लासेस हैं उसमें हमारा जो एजेंडा होगा वो क्लियरली होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें लाइव में एंड उसके बेसिस पे आप मुझे लाइव में सबमिट करके दिखाओ, मैं आपका रिव्यू भी कर दूं और साथ ही साथ में इनको मैं किस तरह से सोच के लिख रहा हूं वो भी आपको दिख जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए अच्छा एक चीज यहाँ पे मैं ये भी बोलूंगा कि बहुत बार मैंने देखा है ये बचपन से हम लोग करते आए हैं कि हम सैंपल आंसर्स के तलाश में होते हैं। गुड इवनिंग आकाश। नहीं नहीं, अभी अभी हमने स्टार्ट किया, यू आर नॉट लेट, राइट। तो हम लोग ना एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों को देना था। मुझे ऐसा याद आया कि हम लोग बचपन से बहुत हमारा क्योंकि स्कूलिंग सिस्टम ऐसा ही रहा है कि हम लोगों को बहुत सैंपल आंसर्स की आदत सी बना दी गई है। तो ये जो सैंपल आंसर्स की आदत है जो हम बचपन से करते आए हैं, 10th के एग्ज़ाम में या फॉर दैट मैटर 12th के एग्ज़ाम में, कभी कभी तो इवन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जिसमें सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, जैसे यूपीएससी के टाइम पे। तो ये जो सैंपल आंसर्स की आदत होती है, दिस बिकम्स इट्स समथिंग दैट हर्ट्स अस मोर rather देन हेल्प्स अस इन एग्जाम्स सच एज दीज। जो एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम्स होते हैं ना, वो चाहे कैट का डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, आपका एसबीआई पीओ का हो, आईबीपीएस पीओ का हो, आरबीआई ग्रेड बी का हो, इसमें अगर मैंने बनाए बनाए सैंपल आंसर्स बहुत सारे लिख लिए, सॉरी देख लिए, नॉट लिख लिए, देख लिए, और मैंने ये नहीं समझा कि पीछे का रीजन क्या है, किस तरह से उसको फ्रेम किया जाता है, कम टाइम में लिखने के लिए मेरा दिमाग किस तरह से चलना चाहिए, वो अगर नहीं समझा और वो अगर खुद से कर नहीं पाया, तो द होल एक्सरसाइज इज वेस्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आई स्पेसिफिकली टेल यू नॉट टू रीड सैंपल आंसर्स। अभी जो जब हम लोग यहाँ पे करते हैं और मैं जब आपका आंसर दिखाता हूँ, क्या मैं आपको ये बोलता हूँ कि इसी आंसर को रट के जाके आपको लिखना है? नहीं, राइट। इसके बहुत सारे रीजंस है। पहला तो आपके जो केसेस है वो अलग अलग आएंगे। तो सीधी सी बात है, 25 30 50 आंसर रट्टा मारने से अच्छा है आप 10 15 प्रैक्टिस कर लो और वो तरीके को ही मास्टर कर लो जिस तरह से आपको लिखना होता है। तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि आपका टॉपिक कुछ भी हो, अंडर द सन एनीथिंग कम्स, यू आर वेरी कंफर्टेबल हैंडलिंग इट विथ अ फुल कॉन्फिडेंस, a lot of confidence. So that's something that we would want from ourselves and not something like कि रट्टे तोता की तरह गया और कर दिया। ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ, आई डोंट नो, मतलब आप लोग होपफुली आप लोग ये नहीं कर रहे हो, सैंपल आंसर्स की तलाश, पीडीएफ का इकट्ठा करना, ये सब बेकार के यूजलेस काम आप लोग होपफुली नहीं कर रहे हो क्योंकि यू गाइज आर स्मार्ट इनफ। बट अगर बाई चांस कर भी रहे हो, इमीडिएटली बंद कर दो। वेस्ट ऑफ टाइम है, मतलब शेयर वेस्ट ऑफ टाइम है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट,
दूसरों के अच्छे आंसर सैंपल देखते देखते हमें अपने आंसर्स अच्छे नहीं लगने लगते हैं, राइट। तो जो हम लोग यहां पे कर रहे हैं ना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि आप खुद पहले लिखोगे, ठीक। लिखने के बाद फिर कंपेयर करोगे कि अच्छा यहां पे सर ने ये किया, क्योंकि हर एक स्टेप को मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूं कि क्यों मैंने यहां पे ये लिखा, क्या मेरा स्क्रिबल नोट है। तो आप ताकि स्टेप बाय स्टेप कंपेयर करके अपना लेवल बढ़ा सको, और अगर आपका लेवल मेरे से ऊपर है ही तो बल्ले बल्ले, बहुत अच्छी बात है, तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है, राइट। तो ये दिस इज समथिंग दैट वी शुड डू, वी नीड टू डू। जस्ट आई वांटेड टू कॉशन यू कि वो पीडीएफ वीडीएफ इकट्ठा मत करो, क्योंकि मार्केट में हो सकता है, आई डोंट नो है कि नहीं है, बट हो सकता है कि बहुत सारे सैंपल आंसर्स घूम रहे होंगे कि ये 10 की कुंजी ले लो, 20 की कुंजी ले लो, 30 की कुंजी ले लो। यूजलेस चीजें हैं। अगर मान लेते हैं कि एक ऐसा क्वेश्चन आ गया और 50 लोगों ने एक ही टाइप के आंसर लिख दिया, राइट। तो इट्स वेदर दैट वुड बी, whether that would go in favor of you or would go against you, you have no idea, right। तो ऐसा काम करना ही क्यों है, ठीक। तो बट देन एट द एंड ऑफ द डे आपका 30 मिनट में किसी और का आंसर पढ़ पढ़ के आप खुद लिखना नहीं सीखोगे। लिखना सीखोगे जब आप खुद लिखोगे, और के आंसर से आप बेटर बन सकते हो, और वही हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो, क्लियर है ये बात। या अब हम लोग आज क्या करेंगे, आज हम लोग फिर से एक मिक्स प्रैक्टिस, एडवांस प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे आज? ईमेल, सिचुएशन, क्योंकि ये दोनों दोस्त हमारा कंपलसरी है, और आज प्रेसी करेंगे, ठीक है, राइट। ये 3 एक्टिविटी हम लोग आज करने वाले हैं, ठीक, परफेक्ट। चलो, तो पहला ईमेल का फॉर्मेट देखते हैं, फिर मैं ईमेल का टॉपिक देता हूँ, फिर आप लोग लिखोगे। ईमेल का फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा है, टू रहेगा। ऑफिशिएंट जो रिसिपिएंट है उसका ईमेल एड्रेस, सीसी बीसीसी में अगर रिक्वायर्ड है तो डाल दो। सीसी में किसको डालना है, बीसीसी में किसको डालना है, किस केस में बीसीसी में डालना चाहिए, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, राइट। वो याद रखना, ईमेल के जो क्लास है उसमें ही बता दिया था मैंने। सब्जेक्ट प्रिसाइज एंड क्लियर सब्जेक्ट लाइन, फिर डियर सर, मैडम, या जो भी आपका रिसिपिएंट का नाम है उसके हिसाब से आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। एंड देन यू मूव अहेड विथ द ओपनिंग लाइन। ओपनिंग लाइन में पर्पस को डायरेक्टली स्टेट कर दो, घुमा फिरा के बात नहीं करोगे, बी डायरेक्ट फॉर्मल। किस का इस्तेमाल करोगे, कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड हमेशा, राइट। एंड देन बॉडी में डिटेल एंड रिक्वेस्ट, कुछ डिटेल दे दोगे, और रिक्वेस्ट क्या कर रहे हो, व्हाट व्हाट एक्चुअली यू वांट। क्लोजिंग लाइन में ग्रेटिट्यूड एंड एक्शन ओरिएंटेड कुछ काम अगर है तो, अगर आप बॉस हो तो एक्शन ओरिएंटेड काम दोगे, अगर आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो तो ग्रेटिट्यूड दोगे। रिगार्ड्स, योर फुल नेम, डेजिग्नेशन, ब्रांच डिटेल्स इफ रेलेवेंट। ये है फॉर्मेट, कोई डाउट नहीं है। मैं बार बार ये आप लोगों को रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ कि ये छप जाए, किसी भी गलती से भी गलत ना हो जाए, क्योंकि फॉर्मेट के नंबर होते हैं ना, तो वो डायरेक्ट तो मिल ही जाए हम लोगों को। नॉर्मली 20 to 30% आपके फॉर्मेट के स्कोर होंगे, तो वो तो मिल ही जाए, प्लस आप जो लिखोगे उसका तो नंबर मिलना ही मिलना है, राइट। ईमेल का टॉपिक देखें आप, रेडी टू राइट। ईमेल आज आज कितना टाइम लोगे आप बताओ, आप लोग बताओ कितना टाइम में आप करना चाहोगे, आप लोग तो प्रैक्टिस भी कर रहे हो ना। सो टेल मी अ टाइम विच आई शुड गिव यू फॉर ईमेल। आप लोग खुद बताओ, मैं वही वाला टाइम आपको देने वाला हूं। ये है आपका ईमेल टॉपिक, आप लोग कितना देना चाहोगे ईमेल में टाइम? 7 to 8 मिनट्स एस। अच्छा ठीक है। और कोई जिनको लगता है 7 से 8 मिनट से ऊपर चाहिए किसी को, तो बता दो। 8 मिनट्स इज गुड टाइम, 8 मिनट्स इज डेफिनेटली गुड टाइम, अगर उसके अंदर आप कर पा रहे हो तो इट्स बेटर। तो पहले 8 मिनट ही देता हूं, क्या बोलते हो? रेडी, राइट। ये आपका टॉपिक है, यू आर नरेश सैनी, अ टेलर इन एलबीआई आगरा ब्रांच, ड्राफ्ट एन ईमेल टू द ब्रांच हेड रिपोर्टिंग अ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन इन अ कस्टमर्स अकाउंट। तो कस्टमर के अकाउंट में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी को देके रिपोर्ट कीजिए, राइट। अब इसमें जो कंडीशंस हो सकते हैं ना, कि सस्पिशियस एक्टिविटी क्या है, कस्टमर ने रिपोर्ट किया है, आपने देखा है, वॉटेवर, वो एक केस को आइडेंटिफाई करके या सोच के उसी के बेसिस पे आपको लिखना है, ठीक। रेडी, टाइम स्टार्ट करें? व्हाट डू यू से? रेडी, रेडी, चलो, वेरी गुड। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 8 मिनट्स।
हो गया। चलो 2 मिनट और ले लो। ट्राई एंड सबमिट बाय देन। यस, इसका रिस्पॉन्स आ गया। चलो, बाकी another 1 minute and then I would start explaining, huh? Okay, so now let me complete the whole email first, and then I will look into your submissions and go through them and talk about it. ठीक है, दो लोगों का आ गया है, आकाश का आ गया, एसएस का आ गया है। I'll go through them, और बाकी जिनका भी होने वाला है, आने वाला है, उनका भी। ठीक है, अच्छा चलिए। फर्स्ट तो क्या है, पहला तो पहला किसको लिख रहे हैं, टू। हम्म ब्रांच हेड डॉट एल बी आई आगरा एट lbi.co.in, कुछ भी डाल दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एनीवेज कुछ रिलेटेड और ऑफिशियल लगे तो। ओह सॉरी, ये एल आई बी हो गया है, टाइपिंग के टाइम पे एल बी आई होगा ये। ठीक है, हेड फिनेंस, सीसी हेड फिनेंस डॉट एल बी आई आगरा एट lbi.co.in। ना ये जो है सीसी, ये क्यों दिया, क्योंकि एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तो किसी को मार्क करना है, तो ब्रांच हेड को तो मार्क किया ही किया, हेड फाइनेंस को भी कर दिया, जो फाइनेंस रिलेटेड चीजें देखती है। सब्जेक्ट रिपोर्टिंग सस्पिशियस ट्रांजैक्शन इन कस्टमर अकाउंट। ठीक है, डियर सर, I am writing to report a suspicious transaction noticed in the savings account of Mr. Ramesh Verma, अकाउंट नंबर दे दिया, ऑन 10 अप्रैल, एक फिक्टिशियस अकाउंट नंबर, ऑब्वियस सी बात है, एन अमाउंट ऑन 10 अप्रैल, फुल स्टॉप। बहुत ही छोटा सा क्लियर सा सेंटेंस कि मैंने ये देखा। अब उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। एन अमाउंट ऑफ 2.8 lakhs was transferred to an unfamiliar third party account through internet banking। ये मैंने डाल दिया।
राइट, कि एक एक अमाउंट डालना पड़ेगा कि किस किस ट्रांजैक्शन के बारे में बोल रहा हूं। द कस्टमर क्लेम्स ही डिड नॉट ऑथोराइज दिस ट्रांसफर एंड हैज नॉट शेयर्ड एनी लॉगिन क्रेडेंशियल्स। कस्टमर ये कह रहा है कि ऐसे तो मैंने कुछ किया ही नहीं। ही विजिटेड द ब्रांच दिस मॉर्निंग एंड सबमिटेड ए रिटन कंप्लेंट। ठीक है, राइट, बहुत सिंपल सिंपल। एज पर प्रोटोकॉल आई हैव टेम्पर, ऐसे केसेस में क्या होता है, टेम्परली फ्रीज कर दिया जाता है। I have temporarily frozen the online access to his account and recorded the incident in the branch log. Kindly advise on further action and whether the cyber cell should be informed immediately. Please let me know if any documents or follow-up steps are required from my side. क्योंकि ये गाइडेंस मांगने वाली वीडियो ईमेल है ना, तो उसमें तो आपको इस तरह से ही लिखना पड़ेगा कि मेरे हाथ में जितना था वो मैंने कर दिया है, अब आप बताओ क्या करना है। रिगार्ड्स, नरेश सैनी, टेलर, एलबीआई आगरा ब्रांच, या एलबीआई आगरा, राइट। तो ये हो गया मेरा ईमेल, एकदम सिंपल टू द पॉइंट, 115-20 का, अराउंड 150 वर्ड्स के अंदर हमें ईमेल को रैप अप करना है, राइट। तो सब कुछ मिला के ये 125-30 वर्ड का होगा। ये सिर्फ बॉडी होगा करीब 120 10-15 वर्ड का, ठीक है, राइट। तो ये हमारा ईमेल है। अब इसमें अपने मेरा लॉजिक क्या था बनाने का, कि यार ज्यादा कुछ मुझे नहीं पता, लेकिन जितना पता है उसको यूज करके मैं लिख सकता हूं। यार मुझे अगर बैंकिंग के सारे टेक्निकलिटीज अगर पता होंगे तो, और उनको मैं डालने गया, मान लो पता भी है लेकिन, और मैं उनको डालने गया, तो ईमेल 150 वर्ड का थोड़ी ना रह जाएगा, वो तो बहुत लंबा हो जाएगा। और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या है, कि मैं एक टेलर हूं, तो टेलर को इतना इंफॉर्मेशन होगा भी तो उसके पास अथॉरिटी नहीं होगा करने का, उसको मांगना है, उसको अथॉरिटी मांगना है, परमिशन मांगना है, उसको पूछना है कि भाई करे क्या, राइट। एंड द होल थिंग इज देयरफॉर सच फ्रेम्ड। अब आप लोगों का आंसर देखता हूं मैं। एस एस, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, फॉर्मेट ठीक है, एस एस आपने, राइट राइट, छोटे छोटे सेंटेंसेस है, पैरा में गैप दिया करो, एक एक गैप, अपने पैरा में गैप ही नहीं दिया, पैरा में गैप नहीं दोगे तो वो अलग अलग कैसे दिखेगा, समझ रहे हो वैसे, राइट। तो पैरा में गैप दिया करो, आपका फॉर्मेट सही है, जो लिखा है आपने वो भी ठीक है, बट वेयर इज द गैप इन द पैरा। आकाश टू branch@gmail.com, पहली बात तो आकाश gmail.com मत डालो, ये एक ऑफिशियल मेल है, तो बैंक तो दे ही दिया ना, या तो lbi.com डाल दो, ये lbi.mail डाल दो, कुछ इस तरह का डालो, मतलब बैंक के नाम से हिसाब से। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन डिटेक्टेड इन अ कस्टमर्स अकाउंट, वेरी गुड, ट्रांजैक्शन ऑफ ह्यूज वॉल्यूम्स। एक सेकेंड, हमारा वो क्या था, मैं असस्पिशियस ट्रांजैक्शन था ना, तो आपने इसमें क्या लिखा आकाश, ट्रांजैक्शन, या ट्रांजैक्शंस ऑफ ह्यूज वॉल्यूम्स हैव बीन डिटेक्टेड, मतलब मल्टीपल सब ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हो, राइट। तो ये मल्टीपल, क्योंकि केस बहुत ही स्पेसिफिकली एक ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है। बट डिपॉजिट के लिए कौन सा लिमिट होता है, ट्रांजैक्शन का लिमिट होता है, डिपॉजिट आया है तो उसमें उस तरह से तो टेक्निकली कोई लिमिट नहीं होता है। दो दो इसमें इशू है आकाश, एक तो ट्रांजैक्शंस, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस के बारे में नहीं बताया गया है, तो आपने उसको लूजली यूज कर लिया है सेकेंड पैरा के फर्स्ट लाइन में, उसको नहीं करने का, ठीक है, राइट, एक ही ट्रांजैक्शन पे फोकस करने का। अच्छा, कस्टमर का जेन्युइननेस, आपको आकाश ये नहीं लगता ये थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहा है, आपका जो आपने जिस तरह से इसको फ्रेम किया है, बताओ। कस्टमर का जेन्युइननेस, या हमें मान लो, आप ऑब्वियसली इसको अलग तरीके से लिख सकते हो कि भाई कस्टमर कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, राइट, बट वो ब्रांच मैनेजर कस्टमर का जेन्युइननेस,
देखो, आप ब्रांच मैनेजर को मांग नहीं सकते ना कि ब्रांच मैनेजर आपके ऊपर है, आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आगे क्या करना है बोले। आपका थीम ठीक है, थीम आप ये रख सकते हो, मेरा थीम था कि उसके वहां पे एक ट्रांजैक्शन हुआ है जो कि उसने नहीं किया है, वो भी तो एक सस्पिशियस है ना एक्टिविटी, तो उसने नहीं किया, अब क्या करे, वो मेरा थीम था। आपका थीम है कि बंदा खुद ही बदमाश तो नहीं है, राइट, जो कस्टमर है वो खुद ही बदमाश तो नहीं है, पर उसका जो एंडिंग होगा वो आप वेरीफाई, ब्रांच मैनेजर को वेरीफाई करने नहीं बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि आगे क्या करना है, मैं किसको फॉरवर्ड करूं, बताओ, इस तरह का आप वर्डिंग यूज करोगे। क्लियर है आकाश? ठीक है, हाँ ठीक है, आपने अकाउंट सस्पिशियस किया वो भी चल जाएगा, बट आपको एंडिंग का फ्रेमिंग कैसे करना है वो समझ में आ गया ना अब? ठीक है, वेरी गुड। SC710 आपका है @lbi.com reported suspicious transaction. I hope my mail finds you in good health. It is to inform you, सर का S कैपिटल होना चाहिए, it is to inform you, S710, it is to inform you that yesterday survey has been reported in one of our customers account. Customer complained that he complained, customer complained, हाँ complaint नहीं, customer COMPLAINED complained that he does not make any, did not make any such transactions. Customer trusts the bank due to which they deposit huge amount to us. This activity may create a trust issue and एक्शन शुड बी टेकन। इसमें अगेन देखिए आपको क्या लिखना है, एक्शन शुड बी टेकन की प्लीज गाइड अस व्हाट टू डू, सर प्लीज, यू वुड हैव टू आस्क फ्रॉम द बैंक मैनेजर, आपका बॉस का बॉस है whoever it is, आप उनसे गाइडेंस मांगोगे, आप उनको बोलोगे नहीं क्या करना है, समझ आ रहा है कैसे आपको इसको हैंडल करना है, ठीक है, राइट, ओके। तो ये देखो, इससे आपको आइडिया लग गया कि आपको हैंडल कैसे करना है इस चीज को। आपने कुछ एक्ट किया अपने अपने एंड से, वो चलेगा, बट उसके बाद आप ब्रांच मैनेजर से पूछोगे कि सर आगे करना क्या है, हम क्या करें आगे। ठीक, क्लियर, चलिए, गुड, वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट वाले एक्टिविटी पे चले, और SC710 कुछ बेसिक ग्रामर इश्यूज है, बहुत छोटे छोटे, आप धीरे धीरे लिखोगे, मतलब धीरे धीरे लिखना नहीं है आपको, आपको तो जल्दी लिखना है, बट आप ध्यान रखोगे तो फिर वो आपको आपका नहीं होगा। जैसे कहीं कहीं पे टेंस एकदम से डज नॉट कैसे, वो तो पिछले दिन नहीं किया है ना, तो वो डिड नॉट होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इट्स माय प्लेजर आकाश। चलो, अगला वाला करें फिर, चलो, गुड। सिचुएशन एनालिसिस। अब सिचुएशन एनालिसिस क्या है, रीड द सिचुएशन टॉपिक, स्क्रिबल द नोट्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट इन रफ शीट, यही स्टेप्स है ना, और राइट एंड टाइप बाय ऑर्गेनाइजिंग कनेक्टिंग द नोट्स, ऑर्गेनाइज करके कनेक्ट करना है, ठीक, राइट। अब इसके लिए मैं आपको सिचुएशन देता हूं पहले, और सिचुएशन का स्टेप्स के साथ साथ मैं फॉर्मेट भी दे देता हूं ताकि फिर से रिवाइज हो जाए। सिचुएशन ये है, सिचुएशन क्या है, यू आर द सीईओ ऑफ एमडीएफसी बैंक। देखो, कभी आपको जूनियर की हैसियत से लिखना पड़ेगा, कभी आपको सीनियर के हैसियत से लिखना पड़ेगा, कभी आपको कंसल्टेंट के हैसियत से लिखना पड़ेगा, कभी आपको सर्वेयर के हैसियत से लिखना पड़ेगा, कभी आपको विजिलेंस के हिसाब से लिखना पड़ेगा। सो वेन एवर यू आर राइटिंग इन विच एवर शूज यू आर, यू विल हैव टू identify that and act accordingly. You getting my point, right? Okay. So you're CEO of MDFC Bank, a large corporate client, Chinfosys, is threatening to close their account due to delays in processing high value transaction. तो उनका हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होता है, और वो आपका जो है डिले हो रहा है, इसके लिए वो बोल रहा है कि भाई आपका जो है यहाँ पे मैं अकाउंट बंद करने वाला हूँ। इवेल्युएट द रीजंस एंड प्रपोज इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, दोनों तरह के, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों डालना पड़ेगा। तो स्टेप 1 और 2 तो क्या है, रीड एंड स्क्रिबल। उसके लिए आपको फॉर्मेट याद होगा, फॉर्मेट फिर से मैं बता दूं, टाइटल होता है पहले, फिर बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट, दोनों में से एक, फिर करंट स्टेटस या की फैक्ट्स, फिर इश्यूज या चैलेंजेस आइडेंटिफाइड, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, अपॉर्चुनिटीज दिखाना है या रिकमेंडेशन करना है। अगर कोई मार्केट में घुसना है, कोई मार्केट को बड़ा करना है, उसमें हमें अपॉर्चुनिटीज दिखानी पड़ेगी, और अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वहां पे हमें रिकमेंडेशन देनी पड़ेगी, फिर फाइनली कंक्लूजन, ठीक।
राइट। ये है आपका फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में आप अब स्क्रिबल कीजिए। स्क्रिबल करने के बाद, स्क्रिबल के लिए आप 2 मिनट दीजिए, अपने माइंड को यूज कीजिए कि ऐसे केस में क्या क्या पॉइंट इन 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 एरियाज में जा सकते हैं। देन आप अराउंड 8 मिनट लीजिए, या 7 to 8 मिनट, ज़्यादा मत लीजिए इससे। आप 6 मिनट भी ले सकते हैं क्योंकि कम लिखना है इसमें। आप लीजिए करीब आप टाइप करने के लिए, और फिर यहाँ पे दीजिए। तो टोटल आपके पास 10 मिनट्स का टाइम है। 150 वर्ड्स के नीचे नीचे आपको ये करना है, 150 वर्ड्स के आसपास आपको करना है, नीचे आसपास। ठीक है, ठीक, चलो।
डन। ओके, I will show you my scribble notes first and then I will write the situation report। आपका जैसे ही हो जाता है आप यहाँ पे डालिए, ठीक है, राइट। we'll have to think about the timing also कि कैसे हम लोग टाइम को कम करें। ये जो हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका एक पर्पस ये भी है कि टाइम को जितना हम लोग कम कर पाएंगे उतना अच्छा हमारे लिए, राइट। सिचुएशन में कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट देन आपको उसको फिर भी लिमिट करना पड़ेगा, वो 10 मिनट्स के अंदर आना पड़ेगा, राइट। ओके, चलिए आप लोग जैसे ही हो जाता है वैसे ही यहाँ पे दे दीजिएगा। मैं आपको स्क्रिबल नोट्स दिखाता हूँ पहले। तो मैंने ये जो सिचुएशन है जितना हुआ है उतना भी डाल सकते हैं आप लोग। अभी यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट। किस तरह से हम टाइम को कम करेंगे वो इम्पॉर्टेंट है। और अभी इसको एक्सप्लेन करने के बाद ना मैं आपको कुछ पूछूंगा, उसका भी मुझे जवाब दीजिएगा, राइट। तो मुझे लगा कि ये एक इशू है कि कस्टमर जो है वो हमारा एक पर्टिकुलर सर्विस जो कि है प्रोसेसिंग हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, वो नहीं हो पा रहा है। इसके वजह से या हमसे ठीक से नहीं हो पा रहा है, इसके वजह से वो हमसे नाता तोड़ना चाहता है। तो बैकग्राउंड हो गया हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन ऑफ चिन्फोसिस। अब नेक्स्ट स्क्रिबल क्या होगा, करेंट स्टेटस। डिलेज इन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, ये तो एक है ही है। थ्रेटेंड क्लोजर ऑफ अकाउंट विल इंपैक्ट रेपुटेशन एंड रेवेन्यू। क्या होगा अगर एक हाई वैल्यू कस्टमर हमारा चला जाता है किसी और के पास, कॉम्पिटिटर के पास, कॉम्पिटिटर की बल्ले बल्ले, और वो पूरे दुनिया में बोलता रहेगा, इवन हमारा रेपुटेशन वैसे भी खराब होगा और दुनिया में भी बोलता रहेगा कि देखो उससे तो ये हमारे पास आ गया, और रेवेन्यू का लॉस तो है ही है। इश्यूज, आउटडेटेड प्रोसेसिंग। अच्छा क्या क्या हो सकता है, फिर मैंने सोचा ये देखो ये इतने बेसिक है कि ये आप लोग एकदम से ही कर सकते थे। और ये जो हमारा स्क्रिबल नोट होगा यही हमारा मेन स्टे होगा जब हम लोग लिखेंगे। इन्हीं को जोड़ते हुए ही तो हम लोग लिखेंगे और तभी जाके हम लोग जल्दी लिख पाएंगे। आउटडेटेड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है एक, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका आउटडेटेड है। नेक्स्ट, अंडरस्टाफिंग इन कॉर्पोरेट अकाउंट्स। कॉर्पोरेट अकाउंट्स जो है आपके जो अकाउंट्स है उसमें अकाउंट्स मतलब जो आपके कस्टमर्स है उनके काम करने के लिए आपके पास लोग नहीं है ठीक से। मैनुअल वेरिफिकेशन, अच्छा ट्रांजैक्शन की बात हो रही है तो फिर वेरिफिकेशन तो होता होगा, बैंकिंग में ये तो होता ही है। तो मैनुअल वेरिफिकेशन एक बॉटलनेक हो सकता है, वो मैंने डाल दिया मेरे के दिमाग में। हाई वैल्यू उसमें हो सकता है कॉल करके कि हुआ कि नहीं हुआ, मैनुअली कोई मैनेजर कर रहा होगा। क्लाइंट कम्युनिकेशन मिसिंग। इन सबसे ऊपर एक चीज तो होती है कि क्लाइंट के साथ हम लोग कितना कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनका प्रॉब्लम समझ रहे हैं, वो मिसिंग हो सकता है। तो ये चार इश्यूज मेरे दिमाग में आया। इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कि वो हमें अच्छा बनाना है, बेटर बनाना है। दूसरा अंडरस्टाफिंग। तीसरा जेनरिक जेनरिक मैनुअल वेरिफिकेशन हो सकता है उसमें, इसीलिए बॉटलनेक आ रहा है। और चौथा क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन मिसिंग है। एक भी ऐसा रीजन नहीं है जो आपको भी स्ट्राइक नहीं कर सकता था, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको बेटर रीजन स्ट्राइक कर सकता था। रिकमेंडेशन क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों मांगा है। पहला तो डिप्लॉय क्लाइंट सर्विस टीम इमीडिएटली, भाई क्लाइंट के लिए एक स्पेसिफिक टीम दे दो। अपग्रेड, अपग्रेड होगा, अपग्रेड ट्रांजैक्शन सिस्टम्स। ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन मैनुअल वेरिफिकेशन से कर लो। लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, इन्वेस्ट इन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम्स। एक प्रोसेस में इन्वेस्ट करो, उस प्रोसेस में इन्वेस्ट करोगे तो वो आगे जाके बाकी क्लाइंट्स के लिए भी फायदा होगा। और ये जो अभी तो ये शॉर्ट टर्म में इसको सॉल्व करने के लिए जो आपको लग रहा है वो करो ही करो, बट आगे भी जाके यहां पे आपको अगर ये रिपीट ना हो तो क्या करना पड़ेगा, एक ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम हाई वैल्यू कस्टमर्स के लिए बनाओ और रेगुलर रिव्यू करो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ कि सर सब ठीक चल रहा है, सब चंगा चल रहा है कि नहीं, कैसे कर रहे हो, व्हाट कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। क्लाइंट को यहां तक आना ही क्यों पड़ा कि भाई मैं हम लोग आपका जो है अकाउंट बनने करने वाले हैं, ये तो नहीं होना चाहिए था ना, राइट। ओके, अब इन पॉइंट्स को लेके मैं अभी लिखने वाला हूं। देखो जैसे ही मेरा स्क्रिबल पॉइंट्स के नोट बन जाते हैं
तब इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी टू राइट। अब देखो कैसे, डिलेज इन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन फॉर कॉर्पोरेट क्लाइंट इन्फोसिस, ये है मेरा सिचुएशन एनालिसिस रिपोर्ट का नाम। बैकग्राउंड, इसमें टाइटल लिख के भी कर सकते हो कि टाइटल लिखा और उसके बाद किया, वो भी बोल सकते हो, बट वैसे बैकग्राउंड, एमडीएफसी बैंक हैज मेंटेन्ड अ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विथ इन्फोसिस, वन ऑफ आवर लार्जेस्ट कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। बैकग्राउंड सेट किया। द कंपनी रिलायज ऑन आवर सर्विसेज फॉर हाई वैल्यू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्रिटिकल टू देयर ऑपरेशंस। तो ये बैकग्राउंड सेटिंग हो गया कि भाई मैं अब आगे इशू आने वाला है, लेकिन पहले बैकग्राउंड तो सेट कर लो। मैं इन्फोसिस के बारे में बात कर रहा हूं, जो हमारे थ्रू हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन रूट करते हैं। करंट स्टेटस, recently Infosys expressed strong dissatisfaction due to repeated delays in processing their high value transactions। क्योंकि प्रोसेसिंग में बार बार दिक्कतें आ रही है, इसीलिए इन्फोसिस एक्सप्रेस्ड स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फैक्शन। ये भी क्लियरली क्लीनली जो दिया हुआ है यहां पे, जो मैंने लिखा हुआ है उसी को मैंने सेंटेंस के फॉर्म में लिख दिया, और कुछ किया मैंने, ये फ्रेज भी मैंने उठा लिया। जहां पे फ्रेज उठा सकते हो वहां पे फ्रेज उठा लो, और नहीं तो उसको थोड़ा सा रिफ्रेज कर लो और उसका एक सेंटेंस बना के आप भेज दो। बस यही तो करना है आपको, उसमें क्यों ज्यादा टाइम लगना है। समझो इस बात को, जैसे ही आपका स्क्रिबल नोट बन जाएगा तब आप उन फ्रेजेस को ही आप सेंटेंसेस में बदलना चालू कर दोगे, और ये काम जब आप करोगे आपका टाइम फिर कम लगेगा। द क्लाइंट हैज नाउ थ्रेटेन्ड टू क्लोज देयर अकाउंट विच कुड इंपैक्ट आवर कॉर्पोरेट रेपुटेशन एंड रेवेन्यू। तो अब ये इशू को स्टेट करना हो गया कि वो लोग बंद करने वाले हैं। और देखो सब छोटे छोटे सेंटेंसेस, 10 से 12 वर्ड। Preliminary inquiry reveals delays due to outdated processing infrastructure, understaffing in the corporate accounts division, and manual verification bottlenecks during peak hours। जो जो मैंने यहां पे किया था वो एज इट इज उठा के डाल दिया, सिर्फ फॉर्म को थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि पैरेलल लगे, सिर्फ उतना ही टाइम देना पड़ा मुझे। इस सेंटेंस को लिखने में मुझे 1 मिनट से 30 सेकंड से 40 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी उसका डेटा है। अब इस फ्रेज को लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, लैक ऑफ प्रोएक्टिव, 3 और चीज ऐड कर दिया, क्योंकि सेंटेंस बनाना है ना, क्लाइंट कम्युनिकेशन मिसिंग को मैं कैसे सेंटेंस में। याद है एक बार हम लोगों ने ईमेल राइटिंग में मैंने बोला था कि फ्रेजेस को यूज करके आप सेंटेंसेस बनाओ, याद है। अब जहां पे मैंने बोला था फ्रेजेस को यूज करके आप सेंटेंसेस बनाओ, वही काम तो हम यहां पे कर रहे हैं। ईमेल में शायद आपको फ्रेजेस को यूज करके सेंटेंसेस बनाने नहीं दिया जाएगा, पर एक्चुअली में आपको उसका काम, और वो मैंने क्यों कराया था, ताकि आप रिपोर्ट राइटिंग और सिचुएशन एनालिसिस में अपने खुद के फ्रेजेस बना के उससे सेंटेंसेस बनाना सीखो। और वही हम लोग कर रहे हैं, अगर आप देख रहे हो तो। इस फ्रेज को मुझे सेंटेंस बनाना है तो मैं क्या करूंगा, लैक ऑफ प्रोएक्टिव क्लाइंट कम्युनिकेशन हैज फर्दर एस्केलेटेड द इशू, और बढ़ा दिया है इशू को, और डिफिकल्ट बना दिया इशू को। ठीक है। रिकमेंडेशन, इमीडिएट डिप्लॉयमेंट ऑफ अ डेडिकेटेड, अच्छा यहां पे क्या था, डिप्लॉय क्लाइंट सर्विस टीम इमीडिएटली, उसी को चेंज करके रिफ्रेश करके लिख दिया, इमीडिएट डिप्लॉयमेंट ऑफ अ डेडिकेटेड क्लाइंट सर्विस टीम फॉर इन्फोसिस इज एसेंशियल, फुल स्टॉप। अब मुझे अपडेट ट्रांजैक्शन सिस्टम, ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन, ये दोनों करना है। अपग्रेडिंग ट्रांजैक्शन सिस्टम्स एंड ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन विल इंप्रूव स्पीड, फुल स्टॉप। देखो छोटे छोटे फ्रेजेस को सेंटेंस बना के 1-2 वर्ड और ऐड करके, ताकि वो मीनिंगफुल सेंटेंस बने, डाल दे रहा हूं, बस ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है। इन द लॉन्ग टर्म, अब लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग इन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट विल प्रिवेंट रेकरेंस, आगे से नहीं होगा। रेगुलर रिव्यूज विद कॉर्पोरेट क्लाइंट शुड ऑल्सो बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, ये पार्ट मैंने लिखते वक्त डाल दिया। भाई रेगुलर रिव्यू को इंस्टीट्यूशन का पार्ट बना देना चाहिए, उसके लिए वो यूज कर लिया। कंक्लूजन, फाइनली समरी बोलना है कंक्लूजन में। प्रॉम्प्ट एक्शन, जल्दी एक्शन लो, इज क्रिटिकल टू रिटेनिंग इन्फोसिस। भाई जल्दी एक्शन तो लेना पड़ेगा, क्योंकि इमीडिएट प्रॉब्लम है इन्फोसिस को कैसे रोके, आगे जो रोकना है वो तो अलग बात है, बट इन्फोसिस को कैसे खुश करे।
by resolving infrastructure and staffing issues and rebuilding client confidence through communication. समरी बना दिया, देखो, resolving infrastructure issue, staffing issue, rebuilding client confidence through communication, ये जो तीन मेन 5 मेन पॉइंट में हमने डिस्कस किया, उसमें से 3 को उठा लिया जो मेन के भी मेन है, लॉन्ग टर्म में एक मेन और बाकी 2 इसमें। उसमें एमडीएफसी बैंक कैन रिस्टोर एंड स्ट्रेंथन दिस वाइटल रिलेशनशिप। क्यों किया, 3 क्यों यूज किया, क्योंकि नहीं तो बड़ा बन जाएगा तो भी चलेगा, समराइज ही तो है। बस ये हो गया आपका कंक्लूजन। अब आप बताओ, आपका ये अगर स्क्रिबल नोट्स ठीक से बन गए, आप एक चीज देख रहे हो, आपका सिचुएशन एनालिसिस में इट इज नॉट व्हाट यू राइट, व्हाट यू स्क्रिबल इज मोर इंपॉर्टेंट। समझ में आया? राइट, ओके। और उसको फिर सेंटेंसेस के फॉर्म में आपको डालना है। ऐसे अगर करोगे तभी जाके 10 मिनट के अंदर इस एक्टिविटी को आप कंप्लीटली खत्म कर पाओगे। एंड दैट्स व्हाट वी नॉट, दैट्स व्हाट वी नीड फॉर दैट मैटर, राइट? ओके, क्लियर है? क्लियर है तो CLR डाल दो। क्लियर? दिस इज वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, ठीक, क्लियर आकाश, वेरी गुड। चलो अगला वाला करें फिर। अगला वाला एक प्रेसी होगा, इजी एक्टिविटी। जैसे आपको कहा है कि ट्राई एंड फोकस ऑन प्रेसी, क्योंकि देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप इतना करते हो, इतना कुछ किया है, तो अगर रिपोर्ट में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है तो गो अहेड विथ प्रेसी, राइट? यू माइट डू अ बेटर जॉब इन प्रेसी। यस, उसमें फॉर्मेट में कम नंबर है, रिपोर्ट में फॉर्मेट में ज्यादा नंबर होगा, बट देन आई थिंक अगर आपने SBI का प्री क्लियर किया है, जिसमें आपको इतने बड़े बड़े पैसेजेस पढ़ने पड़े थे, मेंस में आप इतना 40 क्वेश्चन करोगे, देन प्रेसी वुड इज समथिंग दैट इज ऑटोमेटिकली ओरिएंटेड फॉर यू। माइंड मैप बनाना आपका ऑटोमेटिकली आता है, तो वो शायद आपको फायदा दे दे। बट हैविंग सेड दैट, अगर रिपोर्ट में आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा हाई है तो कर लो, राइट? प्रेसी माइट टेक लेस टाइम ऑल्सो, दैट्स वाई आई वुड प्रेफर प्रेसी। पर दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ एंड योर कॉन्फिडेंस, ठीक है? प्रेसी में क्या है? प्रेसी में मैंने स्टेप्स आपको बताए थे, उसको मैं रिविजिट कर लेता हूं पहले। रीड द पैसेज, नोट द की आइडियाज और पॉइंट्स ऑफ ईच पैराग्राफ, ठीक है? हर एक पैराग्राफ का की आइडिया और पॉइंट को लिख लीजिए, एंड ऑब्वियसली उस पैराग्राफ के हिसाब से और माइंड मैप के हिसाब से भी कि कौन कॉज है, कौन इफेक्ट है, किस तरह से फ्लो जा रहा है इसका। नोट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स एंड द अंडरलाइंग रीजन इफ एनी। ये जो 2 है ना, ये आपका नोटेशन का पार्ट होगा, राइट? जो भी आप इसमें भी स्क्रिबल नोट करोगे ना, ये स्क्रिबल नोट का पार्ट होगा। जो की आइडियाज है पैराग्राफ में, और जो रीजन, कॉज इफेक्ट, रीजन असर्शन, ये वाले पार्ट्स है, ये आपके स्क्रिबल नोट का पार्ट होगा। डेफिनेटली आप इसको उस तरह से कर सकते हो, पैरा बाई पैरा कर सकते हो, बट ये स्क्रिबल नोट का पार्ट होगा। राइट डाउन द की आइडियाज, पॉइंट्स, एग्जांपल्स एंड अंडरलाइन रीजन आपके ऑर्डर में। अब इसको राइट मतलब टाइप, आपके केस में ऑर्डर द पॉइंट्स। अब ऑर्डर कैसे करोगे? 2 तरह से ऑर्डर कर सकते हो, इन द ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस और अकॉर्डिंग टू द यूटिलिटी ऑफ पॉइंट्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस तरह से पैराग्राफ में आ रहा है उसी तरह से आप लिख लो, या अगर आपको लगता है कि इसको लिखने का बेटर तरीका हो सकता है, कॉज इफेक्ट वाला रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके हो सकता है, तो उस यूटिलिटी के हिसाब से आप उसको लिखो, राइट? दोनों का एग्जाम्पल दिखाया हुआ है मैंने आपको, अलग अलग एक्सरसाइजेस भी दिया है मैंने, अगर आपको याद हो। प्रेसी 1 और प्रेसी 2, मतलब आपका लेक्चर 2 और लेक्चर 3 का जो PDF है, उनको अगर प्रैक्टिस करोगे आपको दोनों टाइप के उसमें मिल जाएंगे, ठीक है? ऑब्वियसली फॉलो किस एडवाइस तो फॉलो करना ही है, और टाइटल देना है। टाइटल आप पहले भी दे सकते हो, अगर आपका स्क्रिबल नोट्स ठीक है ना, तो टाइटल आप पहले भी दे सकते हो। चलिए, ये है आपका स्टेप 1 2 3, आपको एक साथ करना है। रीड द पैसेज, 308 वर्ड का एक पैसेज दे रहा हूं, और नोट द की आइडियाज, एग्जांपल एंड रीजन, ठीक है? ये है आपके पास पैसेज। तो पहला काम हम अब क्या करेंगे? पहला काम हम करेंगे, 308 वर्ड का है, तो 3
दो 2 मिनट ही काफी है, बट 2 से 3 मिनट आप ले सकते हो ज्यादा से ज्यादा। और यहां पे स्क्रिबल कर लो, जैसे यहां पे मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, स्क्रिबल कर लो कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो स्टेप 2 और 3 ये हो जाए तो मुझे ये वो स्क्रिबलिंग दिखाना। मैं यहां पे वो स्क्रिबल वाले पॉइंट्स आपको प्रेसी नहीं भी लिखना है, जैसे पिछले वाले में मैं आई एम श्योर कि आपने अपने लिखे हुए के साथ मेरा लिखा हुआ जो है कंपेयर करके देख लिया, और कहां कहां पे लैकिंग है, कहां कहां पे आप बेटर कर सकते हो, वो आपने देख लिया हो। अब क्योंकि मैं ऑर्गेनाइज तरीके से रीजन देते हुए आपको जा रहा हूं, कहां कहां पे आपको रीजन को यूटिलाइज करना है, एक्टिवेट करना है, वो भी आपको देखना है। अब यहां पे क्या करेंगे ना हम लोग, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं वो देखेंगे। तो अगर 3 मिनट में आपने स्क्रिबल नोट्स दे दिया तो उसके साथ मैं कंपेयर करके दिखा दूंगा, नहीं तो आप अपने पास तो लिख के रख ही दो, कॉपी में अगर लिख रहे हो, टाइप नहीं कर रहे हो तो कॉपी में लिख के रख लो और मेरे साथ देख लेना। तो 3 मिनट आपके पास है ज्यादा से ज्यादा स्क्रिबल करने के लिए। अभी सिर्फ नोट्स लिखना है, प्रेसी बाद में। Okay, now ready for this scribble notes mind map of the पैसेज। ठीक है, आपने पैसेज पढ़ा, ठीक है, मैं भी पढ़ता हूं एक एक करके। एंड लेट्स सी। फॉर्मर इजिप्शियन एमपी अहमद एल्टैंटवई was targeted with Cytrox predator spyware sent via links on SMS and WhatsApp, right? तो ये
Apple has since released an update for its product fixing the bug used in the attack. The attack on Mr. Eltwantwi came after he publicly stated plans to run for president in the 2024 Egyptian election, which is essentially concerning since Egypt is a known customer of Cytrox Predator spyware, Citizen Lab said in a blog post. तो हुआ क्या है कि ये वाला जो पार्ट है इसमें इजिप्शियन एमपी अहमद एल्टैंटवई साइट्रॉक्स का प्रीडेटर स्पाईवेयर उनके फोन पे और आना, और तब जब उन्होंने बोला कि वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं, विच शोज कि उनके ओपोनेंट जो कि पावर में है, इजिप्शियन पावर में, उन्होंने स्पाईवेयर का यूज किया अपने ओपोनेंट के लिए, जो कि ये इस केस में एमपी अहमद एल्टैंटवई है। This was not the first time spyware was used for surveilling a political opponent in a country. ये पहली बार नहीं है कि स्पाईवेयर यूज किया गया है, इसमें और एडिशनल दे रहे हैं। In 2021, investigations under the Pegasus project revealed the massive scale of potential target of spyware, more than 50,000 phone number in 50 countries. अब एक चीज नोटिस किया, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो थीम क्या है? थीम एप्पल है क्या? नहीं, थीम है स्पाईवेयर। और उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल किसका दिया गया, स्टार्टिंग एग्जाम्पल, जिससे वो कनेक्ट कर रहा है कि पॉलिटिकल फील्ड में ये कैसे यूज है, और वो है अहमद एल्टैंटवी का एग्जाम्पल। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये बंदा, ये स्पाईवेयर इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकली इसको यूज किया गया, पॉलिटिकली यूज किया जाता है, वो इंपॉर्टेंट है। ये जैसे ही उनका प्रेसिडेंट बनने का मतलब इलेक्शन में खड़े होने का अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एंड ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये किया जाता है और इतने मैसिव स्केल में। अब देखो, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट तब होते हैं उसकी यूटिलिटी या उसका स्केल क्या है। स्केल बहुत बड़ा है तो ये देना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। रिपोर्ट शेयर्ड दैट विक्टिम्स ऑफ द स्पाईवेयर अटैक्स वेर इन इंडिया, अजरबैजान, बहरीन, हंगेरी, काजाकिस्तान, बहुत सारे सऊदी अरेबिया, यूएई, बहुत सारे कंट्रीज में पेगासस के, एक तो प्रेडेटर सॉफ्टवेयर था साइट्रॉक्स का, अब हम लोग पेगासस की बात कर रहे हैं, जिसको पिछले पैराग्राफ के लास्ट लाइन में इंट्रोड्यूस किया, जो कि 50,000 फोन नंबर 50 कंट्री में है, उसमें इंडिया भी है। Pegasus spyware was also reportedly used by the Kingdom of Saudi Arabia, जो कि सऊदी अरेबिया यहां पे भी था, to target journalist Jamal Khashoggi's wife months before his death. Mr. Khashoggi, a US resident, was murdered at the Saudi consulate in Istanbul. Again, an example that has a very huge impact in the storyline. तो पेगासस का स्पाईवेयर उनमें भी पाया गया, किनके में, कि जमाल खशोगी जो कि एक यूएस रेसिडेंट थे, उनके वाइफ के फोन में, राइट, और उसको टारगेट करने के लिए यूज किया गया उनको, और उसके बाद अल्टीमेटली वो मर्डर हुए सऊदी कॉन्सुलेट इस्तांबुल में। He was a known critic of Saudi Arabian crown prince. However, in almost all known cases, authorities either choose to deny allegation or use of the spyware have been non-committal in their response. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खशोगी का मर्डर हुआ और पेगासस उससे कैसे रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट था। सऊदी अरेबियन क्राउन प्रिंस के वो थे, अब सब कुछ तो हम लिख नहीं सकते, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कभी भी ऐसा कोई केस आता है तो जो अथॉरिटी होते हैं वो मना कर देते हैं, वो बोलते हैं भाई हमने तो कुछ नहीं किया। ये हो गया आपका सेकंड पैरा। तो थर्ड पैरा, spyware is loosely defined as malicious software designed to enter a device, gather sensitive data and forwarding it to the third party without user's consent. यहां पे spyware को define किया जा रहा है। While spyware may be used for commercial purpose like advertising, malicious spyware is used for profit from data stolen from a victim's device. Spyware is broadly categorized as Trojan spyware, adware, tracking cookie, and systems monitor. While each type of spyware gathers data for the author, system monitors and adware are more harmful as they make modification to the desired device's software and expose the device to further threats. अगर इस पूरे पैराग्राफ में आपको कोई एक लाइन, एक इंपॉर्टेंट एरिया निकालना है, वो लास्ट वाला लाइन है कि कौन से स्पाईवेयर सबसे ज्यादा खतरनाक है, ठीक है, प्रेसी के पर्सपेक्टिव में।
अब इसका अगर मैं एक माइंड मैप बनाऊं, एक फ्लो बनाऊं, अहमद एल्टांटवी का केस लेके, सिट्रॉक्स प्रेडेटर का स्पाईवेयर लेके, जैसे ही उन्होंने प्रेसिडेंट रन का अनाउंसमेंट किया, उनके ऊपर सर्वेलेंस स्टार्ट हो गया। इस ये दिखाता है कि ग्रोइंग मिसयूज है स्पाईवेयर का ऑन पॉलिटिकल ओपोनेंट। और उसका और भी एग्जांपल है कि पेगासस ने 50,000 टारगेट, पेगासस स्पाईवेयर ने 50,000 टारगेट ग्लोबली इंक्लूडिंग इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। इंडिया एंड सऊदी अरेबिया को क्यों किया? इंडिया क्यों किया? अपना देश है इंडिया। सऊदी अरेबिया क्योंकि सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है। सऊदी अरेबिया मॉनिटर्ड जमाल खशोगी वाइफ बिफोर मर्डर, ठीक है, ये मॉनिटर किया। स्पाईवेयर ब्रॉड टर्म, इसमें से अगर देखा जाए तो यूज्ड कमर्शियली टू, बट नाउ यूज कमर्शियली टू होता है, बट नाउ मैलिशियस एंड सर्वेलेंस यूज इज मोर, दो अथॉरिटीज डिनाइंग इट। अब मैंने ये क्या किया, मैंने इसका माइंड मैप क्यों बोलता रहता हूं कि आप देखोगे तो ये इन दोनों को यूज करके, ये एक तो मैंने यहां के लास्ट लाइन को और इधर के डेटा को यूज करके ये 2 पॉइंट डाला, और इधर के लास्ट लाइन को, लास्ट पैरा के, सेकेंड पैरा के लास्ट लाइन को और इधर के डेटा को यूज करके मैंने ये वाला फोर्थ वाला किया। क्योंकि स्पाईवेयर ब्रॉड टर्म है, मैलिशियस सर्वेलेंस के लिए यूज होता है, लेकिन अथॉरिटीज डिनाई करते हैं। जबकि अथॉरिटीज डिनाई करते हैं, ये पहले बोला है, तो मैं ऑर्डर में तो नहीं जा रहा हूं, मैं यूटिलिटी, मैं कनेक्ट में, मैं उस तरह से जा रहा हूं जिसमें दिखे कि इनमें रिलेशनशिप क्या है। इस चीज को मैं कैच कर रहा हूं, और ये माइंड मैप से ही हो सकता है। तो जैसे ही पढ़ रहा था, माइंड मैप बना रहा था, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसीलिए मेरे को ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन ये तो पढ़ते पढ़ते किया जा सकता है ना, राइट? 3 मिनट्स मोर देन इनफ टू डू दिस। एडवेयर एंड सिस्टम मॉनिटर्स स्पेशली डेंजरस, ये लास्ट वाला लाइन है। अब इसके बेसिस पे आप लोग एक 4 से 5 मिनट के अंदर प्रेसी लिख सकते हैं। मैं आपको लिख के दिखाता हूं, राइट? देखिए, टाइटल बाद में भी डाल सकते हैं, मैंने यहां पे डाल दिया क्योंकि मुझे बहुत क्लैरिटी आ गया। द राइजिंग थ्रेट ऑफ पॉलिटिकल सर्विलेंस थ्रू स्पाईवेयर, क्योंकि ये पूरा जो सब्जेक्ट था ये पॉलिटिकल सर्विलेंस का था, तो स्पाईवेयर के थ्रू, और स्पाईवेयर मेन आइडिया था यहां पे। अहमद एल्टांटवी, ये वाला पार्ट लूंगा मैं पहले। एल्टांटवी, एन इजिप्शियन पॉलिटिशियन, वाज टारगेटेड बाय साइट्रॉक्स प्रेडेटर स्पाईवेयर आफ्टर अनाउंसिंग हिज प्रेसिडेंशियल रन। ये पहला पार्ट हो गया। This incident highlights the growing misuse of spyware to keep an eye on political opponents. देखो, एकदम एकदम वो स्क्रिबलिंग नोट्स को कनेक्ट की तरह दिखा रहा हूं, कर रहा हूं मैं। अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको ऑर्डर में नहीं लिखा है, इसको यूटिलिटी की तरह स्क्रिबल नोट्स लिखा है, अब मैं इसके ऑर्डर में लिख सकता हूं। This was earlier with Pegasus, which had over 50. This was, यहां पे मैंने मिस्टेक किया, this happened, yeah, this type of cases happened earlier with Pegasus, which had over 50,000 targets. This happened, डाल सकते हो, targets globally including India and Saudi Arabia, right? Okay, ठीक है, contextually was नहीं जा रहा है। Notably, Pegasus was used to monitor Jamal Khashoggi's wife before his murder, एकदम वहां से उठा के। अब स्पाईवेयर का एक्सप्लेनेशन एंड अथॉरिटीज क्या बोलते हैं। स्पाईवेयर दो समटाइम्स यूज्ड कमर्शियली इज increasingly deployed for being deployed is being deployed for malicious purposes like unauthorized surveillance, यहां पे being होगा, है ना, is increasingly being deployed, right? Authorities often deny such allegation, देखो इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने। Among spyware types, adware and system monitors are especially dangerous as they can alter software and expose device to further risk. जो वहां पे दिया हुआ है उसी को इधर डाल दिया, राइट? ये कितने 105 वर्ड करीब का है, वो 308 वर्ड का, ये 105 वर्ड का। The point that I wanted to make to you is कि इस तरह से लिखने से आपका काम आसान होता है, और ये लिखने में, ये कितना 100 वर्ड को लिखने में आपको 4 से 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। 3 मिनट का स्क्रिबलिंग तो कितना हुआ, 8 मिनट टोटल, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट अगर बड़ा बड़ा पैसेज है। तो आप देखो हो क्या रहा है, आपका आपका 10 मिनट्स प्रेसी राइटिंग, 10 मिनट्स सिचुएशन राइटिंग, और प्रेसी अगर बड़ा हुआ तो 8 भी हो सकता है,
और अगर इसको 8 से 9 मिनट के अंदर करना है सिचुएशन को, और इसको 6 से 8 मिनट के अंदर ईमेल को, अगर इसके लोअर एंड में आ गए आप, तो आप 22 से 25 मिनट में खत्म कर सकते हो डिस्क्रिप्टिव को, एकदम ये राइट टाइम है। अगर यहां पे भी आ गए तो एंड वाला आप जल्दबाजी में खत्म तो कर लोगे, 10 10 10 8 28 मिनट है, ठीक है, फिर भी आप खत्म कर लोगे, जल्दबाजी भी नहीं रहेगी, फिर भी खत्म कर लोगे, बट सेफ साइड ये वाले रहेंगे। एक में चूक भी गया, एक में इसमें चूक गया, मान लो प्रेसी में 10 मिनट लग गया, फिर भी इसमें अचीव कर लिया, या और इसमें अचीव कर लिया, या दो में चूक गया, मान लो 10 10 20 मिनट, इसमें अचीव कर लिया 6 मिनट, तो भी आप 25 26 मिनट में कर लोगे, तो वो 30 मिनट का के अंदर हो जाएगा। बिकॉज सी व्हाट इज माय पर्पस, इस कोर्स में हमारा पर्पस क्या है कि हमें कम टाइम में सारे खत्म करके, ठीक तरीके से खत्म करके नंबर ज्यादा से ज्यादा लाना है, ताकि मेरा कॉम्पिटिटिव एज बढ़े। और लिखेंगे ठीक से नहीं तो नंबर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एज नहीं बढ़ेगा फिर, राइट। तो लिखेंगे ठीक से कम टाइम में कैसे, इस तरीके से। पर इस तरीके को दोस्त बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि हर दिन आप 30 मिनट से 1 घंटे का प्रैक्टिस डिस्क्रिप्टिव के लिए बांध के रखो। 50 नंबर है दोस्त, आपको ये इतना नंबर दे सकता है जितना बाकी सारे सेक्शन शायद इंडिविजुअली ना दे पाए। तो उसके लिए 30 मिनट से 1 घंटा तो बनता है ना, 1 घंटा इज प्रेफरेबल, 1 घंटा तो बनता है ना दोस्त, राइट। ओके, सो ये आप करो, जितना प्रैक्टिस करोगे, अगर दो दो सेट आप प्रैक्टिस कर पाए हर दिन, यहां से लेके 7 8 दिन है आपके पास, 8 9 दिन है, दो मेरे मेरे साथ जिस दिन आपका प्रैक्टिस है उस दिन आपने नहीं भी किया, जिस दिन मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं है अभी भी, और हमारे 2 क्लासेस अभी भी है, एक वर्कशॉप भी मैं प्लान कर रहा हूं जो आप लोगों को मिलेगा, उसका अनाउंसमेंट करूंगा, जो आप लोगों को मैं कॉम्प्लीमेंट्री दूंगा। वो ये सब मिला के मान लो 3 दिन और मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, इसके अलावा आपके पास 7 दिन और है। ये 7 डेज में यू शुड बी डन विथ, इफ यू हैव डिसाइडेड कि आपको प्रेसी करना है, तो कम से कम 10 to 14 ईमेल सिचुएशन प्रेसी। और अगर आप डिसाइडेड नहीं हो, तो फिर आई वुड सजेस्ट कि 10 to 14 ईमेल सिचुएशन तो फिर भी करना है, 10 to 12 10 to 14 प्रेसी, करीब 7 से 8 और 6 से 7, या 7 प्रेसी 7 रिपोर्ट, टू हेल्प यू डिसाइड। मोस्टली आपका 3 3 करने के बाद ही डिसाइड हो जाएगा कौन सा आप करना चाहोगे, फिर आप रिपोर्ट 1 2 और करना बस, अगर प्रेसी पे जा रहे हो, नहीं तो प्रेसी 1 2 और करना बस, अगर रिपोर्ट पे जा रहे हो। ये ऐसा क्यों कह रहा हूं, हो सकता है दोनों के लिए रेडी रहना बहुत जरूरी है, हो सकता है प्रेसी बहुत ही लंबे पैराग्राफ का दे दिया, तो पहले से डिसाइड मत कर रही, एक ओरिएंटेशन हो सकता है, एक ये जरूर हो सकता है कि मुझे प्रेसी पसंद है, मैं प्रेसी लिखूंगा, लेकिन अगर 1000 वर्ड का प्रेसी आ गया तो दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, तब रिपोर्ट का हमें सहारा लेना पड़ेगा। तो देयरफॉर यू शुड बी इक्वली प्रैक्टिस्ड इन बोथ ऑफ देम, सो दैट वी हैव आवर चॉइस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, राइट। ओके, तो 5 से 7 से नीचे किसी को भी हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मान लो ऑब्वियसली 10 तो इनका मतलब, अगर मुझे आइडियली क्या मिनिमम प्रैक्टिस है, मिनिमम आइडियल प्रैक्टिस ये मैं लिख देता हूं, मिनिमम 5 प्रेसी 5 रिपोर्ट, 10 ईमेल 10 सिचुएशन, अभी से लेके, ठीक है, अभी से लेके, यहां से लेके मेरे, मैं जो करवाऊंगा उसके बाहर, उसके अलावा, ठीक है, राइट, क्लियर है। अब अब आपने जो स्क्रिबल किए थे नोट्स, क्या आप उसको प्रेसी के फॉर्म में 5 4 5 मिनट में लिख सकते थे या नहीं लिख सकते थे, आप बताओ मुझे। इस कह रहा है हाँ सर एकदम लिख सकता था, अगर इसको वो तो फिर देन दैट्स हाउ इट इज, दैट्स हाउ इट इज। यस यू कुड हैव रिटन, वेरी गुड आकाश, वेरी गुड, ठीक, राइट। इसी को प्रैक्टिस करना है दोस्तों, प्लीज प्रैक्टिस कर लो अगले 8 10 दिन, यू नो, ठीक है, बाकी सारा पढ़ाई करो, लेकिन इसको कम से कम अगर 30 मिनट भी दोगे ना, तो नेक्स्ट 8 10 दिन में 10 प्रैक्टिस हो जाएगा, लेकिन नहीं दोगे तो नहीं हो पाएगा। तो ये 10 प्रैक्टिस अगर हो गया ना, आई एम श्योर कि आप जाके एक बहुत ही मस्त वो दे के आओगे वहां पे, ठीक है। और अच्छा, और एक चीज भी है, इसमें से 2 4 प्रैक्टिस ऐसा रखना दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के मतलब मॉक दिया आपने,
आपने एक फुल लेंथ मॉक दिया, उसके बाद 30 मिनट का प्रैक्टिस करो। कम से कम 3 दिन ऐसा करो ही करो, यहां से लेके एग्जाम तक, 3 days। क्यों? क्योंकि आपको ये 2.5 घंटे का प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना। पता चला कि जब आप सिर्फ डिस्क्रिप्टिव लेके बैठते हो तब तो अच्छा करते हो, लेकिन पूरा मेंस के पेपर देने के बाद जब डिस्क्रिप्टिव आता है तब आपका दिमाग जवाब दे देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कम से कम 3 दिन, हो सके तो 4 दिन, आप ये वाला चीज भी प्रैक्टिस करो। दूसरे दिन आप नॉर्मली कर सकते हो, बट मॉक के साथ देखो, अभी से लेके आप ऑल्टरनेट डे मॉक दोगे तो कम से कम 5 से 6 मॉक दोगे। 6 मॉक अगर दोगे, उसमें से आधे मॉक्स में ऐसे करना है कि 3 मॉक दिया प्लस एक डिस्क्रिप्टिव मॉक दे दिया। ठीक है? राइट? क्लियर? चलो, वेरी गुड। कोई डाउट? एनी डाउट? क्लियर आकाश? क्लियर एसेस? वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर है। क्लियर अविनाश? वेरी गुड। चलो, चले फिर, आज के लिए इतना ही। कल जो भी क्रिटिकल रीजनिंग के क्लास में है, कल लास्ट क्रिटिकल रीजनिंग का बैच का क्लास होगा, लास्ट क्लास होगा। हम लोग मिक्स्ड एडवांस प्रैक्टिस करेंगे, तो कल जो क्रिटिकल रीजनिंग के क्लास में है वो ज़रूर अटेम्प्ट करें। कल 12 बजे उसका, हमारा इस बैच का लास्ट क्लास होगा। कुछ SBI PO रेलेवेंट क्वेश्चंस हम लोग कल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? राइट? इसके जो अगले क्लासेस है मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। इसका नेक्स्ट क्लास होगा आपका, कब अपडेट किया है? ट्यूसडे शायद, एक सेकेंड में देख लूं। I have updated this as 29 अप्रैल। हाँ, ट्यूसडे, 29 अप्रैल। तो आपके पास 3-4 दिन है क्लीन प्रैक्टिस करने का। 29 अप्रैल, ट्यूसडे, 6:30 PM। ठीक है? तो आपके पास क्लीन, आपके पास 3-4 दिन है इसको प्रैक्टिस करने का। प्रैक्टिस कीजिए। ग्रुप में कुछ इशू हो रहा है, कुछ दिक्कतें आ रही है, ग्रुप में डालिए, ग्रुप में पूछिए मेरे से। अगर आपको कुछ इशू आ रहा है तो मैं शायद वहां पे गाइड कर दूं आपको, कि अगर मुझे समझ में आ गया कि आपका इस वजह से इशू आ रहा है तो वो कीजिए। ठीक है? राइट? तो टुमारो 12 PM CR का क्लास, और ट्यूसडे 29 अप्रैल आपका इसका क्लास। ठीक है? चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। वेरी यूजफुल आकाश, वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर वेरी वेलकम। यार, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, राइट? और इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि आप लोग लिखे। ट्यूसडे जब हम लोग साथ में आएंगे तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अब सारे ही 10 मिनट के अंदर लिख पाए, मेरे पास दे पाए, ताकि मैं रिव्यू करके आपको उसका फीडबैक दे पाऊं। है ना? ठीक है? चलो, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट।